नमस्कार प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका ठंडा ठंडा स्वागत करते हैं, है ना। हमने लास्ट में बात की थी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के ऊपर। तो पहली जो सीरीज है शक्ति विक्रम फैकोनिक खुद जाओ, उसके अंदर हमने देखा D4 और D9 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी सीरीज है वाई जरा नोबिता ना मोबाइल में पिकड़ी रुपाड़ी रहे पड़ी आगे के छेड़े, तो उसके अंदर हमने देखा D3, D6 और D9 नहीं होना चाहिए। और D6 को ऐसा सीरियसली नहीं लेना ज़्यादा, क्लियर। वो गुजरात बोर्ड के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो आप लोग 12th के हिसाब से। फिर बेटा हमने देखा ला हफ्ता वारे ओ श्यारे पटाओ हजी, उसके अंदर देखा D8 नहीं करना है। क्या नहीं करना है? D8। और लास्ट वाली जो सीरीज है, एक था टाइगर, अरे ऐसे रफ डफ सागर भाई असमत डांस कर राजी थई ने शांति, तो उसके अंदर D9 नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? D9। कैसे हो कोमल? अच्छे हो ना। वो फिजिक्स वाले सर तुम्हारा अच्छा बोल रहे थे कल, तो वो आंसर दे रहे थे कल, सब दे रहे थे। तो वो तो तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे कि लास्ट में एक बच्चा अच्छा मतलब आंसर दे रहा था सब क्वेश्चन के, बाकी इतने आंसर नहीं आ रहे थे। कुछ वेक्टर का ऐसा कुछ था, उन्होंने कुछ प्रूव किया था कि भाई ये वेक्टर कैसा। फिर वो बोला कि अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ऐसे गोल गोल हो तो वेक्टर कैसे होता है, ऐसा कुछ। चलो अच्छा लगा मेरे को, मतलब अच्छा बोल रहे थे कि भाई अच्छे बच्चे ऐसा, क्लियर। आज आए नहीं बेचारे। मैं बोला सर वो तो नंबर है, अभी पिक्चर तो बाकी के लोग बाद में दिखाएंगे। तो आए नहीं आज, बीमार पड़ गए बेचारे। चलो कहाँ थे? मेरे को किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, नहीं मैंने नया आया था तब कि मैं आंसर दिए ही नहीं थे। तो किसी ने पूछा नहीं था मेरे को कुछ। बाकी आप सबको पूछते हो, मैं ऐसा बोला किसी को भी आप क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को किसी ने। तू सही था क्या मेरे लेक्चर में उस टाइम? डेमो टाइम था तो कुछ पूछा नहीं तूने मेरे को। ऐसा हुआ? ओके, मतलब हाँ मतलब कुछ पूछा नहीं किसी ने। अब पूछते तो मैं यही बोला नहीं आता, नहीं खबर है, बोलते हो એવું કશું હું चिंता ना कर दो कि डेमो है भी। चल कहाँ से? चल तो बात ये थी कुल मिला करके, मतलब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात थी। उसके बाद मैंने आपको समझाया ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं। क्या वो समझाया? ट्रांजिशन मेटल। तो उसके अंदर मैंने दो रूल सिखाया आपको। एक तो जो मेटल है वो D ब्लॉक का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? D ब्लॉक, है ना। और दूसरा जो मेटल है उसके अंदर हाफ फिलेड या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिट होना चाहिए। हाफ फिलेड या फिर इनकम्प्लीट। ऐसा नहीं है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा। ग्राउंड स्टेट या फिर किसी भी स्टेट की ऑक्सीडेशन, किसी भी लेवल की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीट या फिर हाफ फिलेड डी ऑर्बिट है और एक बार भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन मेटल। कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं बन पाया? जिंक। कौन नहीं बन पाया? जिंक, पहली सीरीज में। दूसरी सीरीज में ऐसा ही नहीं बन पाएगा CD। कौन नहीं बन पाएगा? CD। तीसरी सीरीज में मर्क्यूरी और चौथी सीरीज में कॉपरनिक्सियम। आगे ना औकात पे। चलो बहुत नाम बोल रहे थे जी, कैडमियम, मर्क्यूरी, एकदम से CN, उसका नाम क्या है? कॉपरनिक्सियम। आपको पता होगा बराबर। चलो CN कॉपरनिक्सियम। तो ये जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो याद रखना है बराबर। जानो नहीं चड्डी अजीब। चलो हाँ ओके, जाने चड्डी में आगी गयो छे ने, जानो चड्डी में आगी गई छे ने। नવું गीत, गुजराती गीत आवशे आनु पर। जानू मारी चड्डी में आगी गई छे, एवं गीत आवशे आनु।
हो गया ना। मेरी जानू कृषि है, कौन है? कृषि, वो चड्डी में ही रखती है अभी। चलो, आप लोग तो उसकी एज में टॉयलेट जाया करते होंगे। चलो, हंस तो ऐसे रहे हो। चलो, શું આપણે કેવું દી પહોંચ્યું કામકાજ? કાલે પરસો એક હાથ દો, એક હાથ લો। ચલો, કેવી હારી હો? જે હોય વાંધો નહીં, તું વાંચે બધું ધ્યાનથી, મજા આવશે। મોટી બનશે નાની? એટલે તે જોઈ નહીં હજી તો બનાવતા હશે, ખબર નહીં કે આ વખતે અલગ પ્રયોગ एक्सपेरिमेंट। चलो, कहाँ थे? ये समझ में आया ना? तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर-निक्सियम, ये लोग डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कैडमियम का भी +2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उससे आगे नहीं होता है। मर्क्यूरी का भी +2 भी उससे आगे नहीं है, बराबर। Hg+1 Hg+2 उससे आगे उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और कॉपर-निक्सियम का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को पता नहीं है, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि +2 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? बाकी श्योर नहीं हूँ मैं, समझे? क्लियर? क्योंकि मैं लास्ट सीरीज पे कभी ध्यान दिया ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ही करवाई D9 वाली, बाकी मैं ध्यान ही नहीं देता। बाजू वाले क्लास को भी नहीं करवाई। चलो, कहाँ थे? अभी नया टॉपिक आया ना अपन? ओके, क्या टॉपिक है नया? ला दो। ओके, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर देखा कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं, वो देख लिया, बराबर। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ज़रूरत नहीं है बराबर फिजिकल प्रॉपर्टी की, बस जो भी लिखा है वही, कि भाई ये लोग हार्ड होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बराबर, वही सब। क्लियर? और जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और Mn है, ये सब एक्सेप्शन है। क्लियर? ओके, ये नॉर्मल होती है, बाकी सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बराबर। चलो, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं इन सब चीज़ों की। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, देख लेंगे कभी, अभी इसमें नहीं जाना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लेंगे, अभी नहीं जाना है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, स्कैंडियम की क्या है? 3, फिर है टिटेनियम की 2, 3, 4 द बुक में, क्रोमियम की 2, 3, 4, 5, 6, Mn की 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fe की 2, 3, 4, 6। अब देखो, स्कैंडियम की 3 है, क्या है? 3, तो एक ही है 3, और वो स्टेबल है। कैसी है? स्टेबल। टिटेनियम की 3 है, 2, 3, 4, लेकिन 4 है, उसको ज़्यादा ब्लैक किया उसने, इसका मतलब 4 उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसी? समझे भैया? वैनेडियम की 3 है, 4 है, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 को ब्लैक किया है, इसका मतलब 5 उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। वैसे क्रोमियम की 3, 6, Mn की 2, 7, Fe की 2, 3, देखो 4, 5 और 6 तक लेके गया ये लोग Fe को। थोड़ा रेयर केस है Fe को 6 तक लेके जाना, लेकिन हमारी बुक लेके गई है, तो इसको स्टार दे दो आप अपनी तरफ से। Fe को 6 तक लेके जाने के लिए एक स्टार रॉयल परिवार की ओर से, बराबर। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मतलब इसी बुक में देखा, फर्स्ट टाइम NCERT में। आगे जो बुक थी उसमें +2 +3 था, NCERT में 6 तक गया है। चलो, पहले भी देखा हुआ था लेकिन मैं भूल गया था, NCERT में ही 2, 3 कोबाल्ट, निकल 2, कॉपर में ज़्यादा स्टेबल +2, और जिंक में एक ही है +2। तो पगले ने ऐसे ही डार्क कलर ले लिया कहाँ लेने की ज़रूरत थी, एक ही था तो वही डार्क समझ लेते हैं हम, जैसे स्कैंडियम में समझा था। क्लियर है? तो यहाँ से MCQ आ सकता है कि किसकी कौन स्टेबल, समझे कि नहीं? तो रट्टा मारना है एकदम आराम से, दबा के रट्टा मारना है। कैसे? दबा। निकल की
2, टाइटेनियम की 4, वैनेडियम की 2 और 6 किसकी, क्रोमियम की 2 और 3 किसकी, 3 और 6 है, सॉरी 2 और 7 किसकी, मैंगनीज की, उसकी 3 और 6 है, ओके 36 है क्रोमियम की। चलो फिर 2 3 Fe की, ऐसे याद रखना है। +2 वाले कौन कौन है जिसकी +2 स्टेबल है, ओनली +2 स्टेबल है वैसे, निकल और Zn ओनली +2 स्टेबल है, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, ओनली +2 NiCuZn, निकुजान है ना, वो लास्ट के जो 3 है वो। देखो क्वेश्चन ये है +2 किसकी किसकी स्टेबल है, तो आप जिसमें जिसमें +2 है वो, और ऐसा पूछे ओनली +2 किसकी है तो भी निकुजान रहेगा। क्लियर। बाकी +2 वाले पूछे तो है Fe है +2 में, Mn भी है +2 में, निकुजान भी है। क्लियर। Mn से Zn सब में +2 है। आए हाय मन जन। चलो तो ये थोड़ा याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर में MCQ के लिए आज का, बराबर। ओके फिर ट्रेंड्स, बराबर, बाद में देखेंगे ट्रेंड्स। क्लियर। ट्रेंड्स सब बाद में ही देखेंगे, ट्रेंड्स बाद में देखेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी भी बाद में देख लेंगे। ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करके एक थियरी, क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में समझ लेना कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और सब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और सब पेयर है तो डायमैग्नेटिक। प्रतीक डायलाल चुंबन। ओके गुजराती का भाई मगज में रहता है, बराबर। चलो अगर सब के सब पेयर है तो पैरा डाया, और सबके सब अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक, आप याद रखना। क्लियर। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे 1.73, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 और 5 है तो 5.92, बराबर। Bm क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, और फार्मूला तो पता है √μ इंटू μ इज इक्वल टू √n इंटू n+2, वो पता है ना सब, और समझाया हुआ है ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप की मोशन होती है, एक होती है ऑर्बिटल मोशन और एक होती है एक्सियल मोशन। क्या होती है, नहीं समझाया था। ओके ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिटल है, क्या है ऑर्बिटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक तो ऐसे घूमता रहता है ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं, मतलब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी ऑर्बिटल मोशन है, सर्कुलर मोशन ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। और ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी खुद की एक्सिस पे भी ऐसे मूव करता रहता है, समझे कि नहीं, एक्सिस पे भी क्या करता रहता है मूव, तो इसकी एक्सियल मोशन होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे मूव करता है, आप समझो ऐसे, मतलब समझे क्या हुआ, एक्सिस पे भी मूव करता है और ऑर्बिट पे भी मूव करता है। देखो एक तो मैं ऐसे चलूँ अगर और ऐसे राउंड बनाऊं मैं, तो ये क्या हुआ ऑर्बिटल हुआ, और फिर मैं ऐसे घूमता रहूं और साथ में मैं राउंड भी बनाता रहूं, समझ गए ना, तो ये ऑर्बिटल प्लस एक्स है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 टाइप की मोशन होती है। अब इलेक्ट्रॉन चार्जेड पार्टिकल है, क्या है चार्जेड पार्टिकल जब मूव करता है तो वो 2 फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा उसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है, उसको मैग्नेटिक मोमेंटम कहते हैं। क्लियर, समझ गए। ये जो रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का, इसको लारमोर रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साइंटिस्ट था लारमोर, उसने फाइंड किया, इसीलिए इस रोटेशन का नाम क्या दिया गया, लारमोर रोटेशन। बस यही सब लिखा है। क्लियर। और इसके ऊपर से ही फिक्स होता है, बराबर। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है पैरामैग्नेटिक,
फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक। और एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब है डायामैग्नेटिक। क्लियर? फेरो का मतलब है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक, और उसी को बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके पास, सबके सब इलेक्ट्रॉन पैर में होते हैं। कैसे होते हैं? पैर में। वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, और उसी को बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक। क्लियर? दूसरा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ऑर्बिटल मोशन की वजह से कि एक्सियल मोशन की वजह से? नहीं, ओनली ऑर्बिटल मोशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑर्बिटल। हम जब ऐसे घूमते हैं ना तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब एक्सिस पे घूमते हैं ना तो उसकी वजह से स्पिन मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? जब एक्सिस पे घूमेंगे ना तो स्पिन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? स्पिन। और ऑर्बिट में घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये समझाया गया है कि भाई स्पिन कब आती है, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड कब आता है। और फिर दिखाया गया है कि भाई स्कैंडियम है +3, उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। टिटेनियम +3, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना? 1, तो उसका 1.73। थियोरिटिकल से ऑब्जर्व थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, बराबर। टिटेनियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2.84, यहाँ पे ऑब्जर्व कम मिल रहा है। क्लियर? वैनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3.87। समझ गए? हमें यही वैल्यू याद रखनी है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू हमें याद रखनी नहीं है, वो खाली स्पेशली हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए दी गई है, ओनली फॉर दी नॉलेज। बाकी हम थियोरेटिकल वैल्यू को ही ध्यान में रखेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। समझ गए? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। और बहुत सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने ढूंढना भी सीखी है आगे चैप्टर में। सीख के आए ना कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, बराबर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन जो हमने पहले देखा था कि भाई कॉम्प्लेक्स कलरफुल क्यों होते हैं, तो उसकी 3-4 वजह थी। एक थी डी ट्रांजिशन, क्या थी? दूसरा था आयन ट्रांजिशन जो KMnO4 और K2 से R2-7 में होया करता है। फिर था होमो-लुमो ट्रांजिशन, क्या था? और एक था लिगेंड का प्रेजेंटेशन, मतलब लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी कलर ऊपर नीचे होते रहते हैं। पहले ये देख लेते हैं फिजिक्स का फॉर्मूला है कि भाई हमें कलर कैसे दिखते हैं, है ना। तो सनलाइट जो होती है, ये तो पता है ना, सनलाइट, वो सनलाइट वाइट लाइट होती है। कैसी होती है? वाइट लाइट। लेकिन जब उसको प्रिज्म में डाल दिया जाए तो उसमें से कितने रंग निकलते हैं? 7 कलर्स निकलते हैं। विबिग्योर बोलते हैं हम इसको, विबिग्योर ही बोलते हैं ना आप लोग। ओके, VIBGY, चलो विबिग्योर। ओके, तो भाई सनलाइट में से 7 कलर निकलते हैं जो विबिग्योर होते हैं, बराबर। अब ध्यान रखना क्या होगा, किसी भी कंपाउंड पे अगर लाइट गिर रही है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है? कॉम्प्लेक्स, तो उसके अंदर डी में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, डी में क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन EG में। मान लो कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादातर वो कहाँ होंगे? T2G में होंगे, क्योंकि वो लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट है। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट गिर रही है, क्या गिर रही है? लाइट। तो जैसे ही लाइट गिरेगी, लाइट में ऐसे क्या होगा कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में, वो लोग क्या करेंगे? एनर्जी गेन करें, एनर्जी लेके वो जंप करके EG में जाएंगे और वापस से फिर T2G में। उस टाइम वो क्या करेंगे? कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी के साथ एक वेवलेंथ होगा और वेवलेंथ के साथ एक कलर होगा। क्लियर? जनरली होगा ये कि जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, फिर जो एनर्जी इमिट करेंगे, तो एब्जॉर्बेड एनर्जी और इमिटेड एनर्जी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसी होगी। कैसी होगी? और हमने पहले भी देखा था, और वैसा हमें कंपाउंड दिखता है। क्लियर? और वही एक एग्जांपल हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर? बस यही सब लिखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी में जाता है, तो एनर्जी एक्सिलेशन की फ्रीक्वेंसी की वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है, और फिर वो अगर विजिबल रीजन में है तो कंपाउंड हमें दिखेगा, और जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉरस्पॉन्ड करके ऐसी फ्रीक्वेंसी देता रहता है। क्लियर? और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिगेंड। यहाँ पे समझाया गया है कि कुछ एक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होते हैं वो कलरफुल दिखते हैं, और जब उनको मतलब एनहाइड्रेट कर दिया जाता है
वो कलर लेस हो जाते हैं। मतलब वही CuSO4 × 5H2 ब्लू कलर का था और CuSO4 कलर लेस। क्लियर। कुछ आयन के हमें यहाँ पे कलर दिए हैं। स्कैंडियम 3+ कलर लेस होता है क्योंकि D0 होती है उसकी, है ना। D0 के साथ कलर दो ही जगह पे है, एक MnO4 में और एक Cr2 में और Cr4 में, क्योंकि वहाँ पे आयन ट्रांजिशन होता है। देखो स्कैंडियम D0 है फिर भी कलरफुल नहीं है। क्लियर। फिर टाइटेनियम +4 ये भी कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। टाइटेनियम 3+ पर्पल है। कैसा है? पर्पल है। ब्लू है वेनेडियम 4+, ग्रीन है वेनेडियम +3, वायलेट कलर का है वेनेडियम +2, क्रोमियम +3, Mn+3। क्रोमियम +2 ब्लू होता है, Mn+2 पिंक होता है, Fe+3 येलो, Fe2+ ग्रीन, ओके, CO+2 और CO+3 ब्लू पिंक, Na2+ ग्रीन, CO2+ ब्लू और Zn2+ कलरलेस क्योंकि 3d10 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम इतना समझ सकते हैं जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ज़्यादातर कलरलेस है। क्लियर। Mn+7 वायोलेट होता है, Mn+7 वायोलेट होता है। बाकी मैं आपको 2-3 कलर बोलता हूँ, इतने याद रखना। अभी सारे कलर तो आपको याद रहेंगे नहीं। देखो सब कलर याद रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें सबके सब कलर याद रखने पड़ेंगे। इसका एक स्कीम है दुष्यंत सर का, दुष्यंत कुमार करके एक टीचर है, हेलियोस्केयर करके, उनका एक स्कीम है, बराबर। उसके हिसाब से ये कलर हमें याद रखने होते हैं। क्लियर। अगर आपको अभी के अभी याद रखना है तो आप यूट्यूब पे खाली सर्च कर देना हाउ टू रिमेंबर डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कलर। आपको दुष्यंत सर है मूंछों वाले, बराबर, ऐसे उनका स्कीम मिल जाएगा। स्कीम ऐसा है कि एक क्रॉ है और क्रॉ है वो कप के अंदर, टी के अंदर किस क्रॉ कुछ कर रहा है, ऐसा स्कीम है ना। अभी आपको लगे कि ना अभी ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूरत होगी तब कल रट्टा ही मारना है कलर में, बराबर। मैंने भी स्कीम 2-3 बार रट्टा मारा हुआ है लेकिन भूल जाते हैं। इतना बढ़िया स्कीम तो नहीं है लेकिन ऐसे काम आ जाए वैसा स्कीम है, हमारा काम निकल जाएगा। क्लियर। अगर आपको अभी एक बार देखना है तो यूट्यूब से देख लेना, आप मेरे को याद करवाना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और फिर जब पूरा रट्टा मारना हो तब बाद में देख लेंगे। क्लियर। कुछ इसके अंदर से नहीं भी होंगे तो समझ लेना वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको याद करके जाए। क्लियर। खास जरूरी तो 3 ही कलर है जिसको याद रखना होता है, मैं बोल देता हूँ। CrO4-2 है, Cr2 7-2 है, ये येलो होता है। ये कैसा होता है? येलो। ये कैसा होता है? येलो। ये होता है ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। क्लियर। CO2+ है, ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू, बराबर। Fe2+ ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। ये येलो, ये ऑरेंज, ये ब्लू, ये कैसा होता है? ग्रीन। बस इतने ही हमें याद रखने हैं जीवन में, और कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। बाकी ज़्यादा याद रखना है तो वो स्कीम देख लेना। Fe3+ जो है वो येलो भी होता है और ब्राउन भी होता है। Fe3+ जो है वो येलो भी होता है और ब्राउन भी होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा NCERT का अपोज करूंगा। Fe3+ येलो खाली FeCl3 में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। Fe3+ का जो येलो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? FeCl3 में। बाकी Fe3+ ऑलवेज ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। मैं इसको इतना सपोर्ट नहीं करूंगा कलर के लिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा सही नहीं लग रहा है टेबल, बराबर। एक हद तक सही है लेकिन इतना भी सही नहीं है, बराबर। MnO4- वायोलेट होता है। कैसा होता है? वायोलेट। क्लियर। MnO4- कैसा होता है? वायोलेट। तो मैंने जितने अभी करवाए उतने याद रखना, बाकी ज़्यादा याद रख के कोई मतलब है नहीं जीवन में, वैसे ही जीवन खराब हो जाएगा। ज़्यादा याद रख के कोई मतलब है नहीं, बराबर। चलो तो ध्यान रखना है, CO2+ ब्लू है, Cr4-2 कैसा है? येलो है, Cr2 7-2 ऑरेंज, फिर MnO4- वायलेट, Fe2+ ग्रीन और Fe3+ जो है वो जनरली ब्राउन हुआ करता है। येलो खाली कहाँ पे है? FeCl3 में, और कोई जगह येलो नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्यों येलो दिया, क्या इनको रहा होगा रिलेशन येलो के साथ, बराबर। चलो।
ये कलर वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। समझ में आएगा कलर? ज़्यादा कलर के बारे में हमने चैप्टर 9 में सीख लिया। किसके बारे में? चैप्टर 9 ऑलरेडी। चैप्टर 9 में वो मैंने आपको दिखाया था गब्बर वाले पिताजी, तो वो जो पूरा टॉपिक था वो कलर पे ही है। शायद से आपने देखा हो तो पढ़ा, उसको रीड किया था आपने, किया कि नहीं? चलो आप बुक रीड करते हो। देखो मैं आपको बोल देता हूँ कि सबसे पहले हमें रीड करना हो, मैं कुछ भी पढ़ा हूँ उसमें सबसे पहले आपको बुक रीड करनी है। मैं नहीं, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाए, चाहे वो टीचर मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो कुछ भी पढ़ाए सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे? बुक रीड करेंगे। क्योंकि इस साल चांसेस ये है कि पेपर बुक में से ही निकले, जैसा अभी हुआ इस साल। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो भी समझते हैं कि भाई स्कूल वगैरह हुए नहीं है, क्लासेस हुई नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा एनसीईआरटी ही पढ़े होंगे। क्लियर? समझे कि नहीं? और एनसीईआरटी में से ही निकलता है हर साल पेपर, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है उसको, बाकी बुक के सेंटेंस ही रहते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहली बुक पढ़ें, फिर एलन सॉल्व करें, बस ये 2 काम करें। तीसरा कुछ नहीं करना है हमें, तीसरा कुछ भी नहीं करना है। टाइम बच रहा है अगर ये करके केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स बायो करना है। क्लियर? चलो, ज़्यादा करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, जो करो वो अच्छा करने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। समझ? ज़्यादा बुक्स करने से, ज़्यादा एमसीक्यू कर लेने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। जो किया है वो अच्छा किया, उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मान लो 10 में से 5 चैप्टर करो, लेकिन अच्छे से करो, है ना? फिर ऐसा नहीं है कि 15 किए लेकिन पता नहीं है कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, तो मार्क्स नहीं आते। क्लियर? चलो, अब है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। क्या है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी? और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेशियल्स कंपाउंड, और एक है एलॉय फॉर्मेशन। क्या है? एलॉय फॉर्मेशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन, ओके। चलो इंटरफेशियल कंपाउंड सिखा देता हूँ। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी अभी समझ में नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन है, और सरफेस चैप्टर नंबर 5 है, बराबर। चलो, तो भी ध्यान रखना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अरे इंटरफेशियल करना है। चलो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में लीव कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इंटरफेशियल कंपाउंड। ओके, चलो भाई, इंटरफेशियल कंपाउंड क्या है ये समझ लेना, है ना? तो इंटरफेशियल कंपाउंड ये होते हैं कि हमारे पास कोई भी डी ब्लॉक मेटल है। क्या है? डी ब्लॉक मेटल, बराबर। चलो, हमारे पास डी ब्लॉक का कोई मेटल है, तो वैसे तो क्या है कि डी ब्लॉक मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा। कैसा होगा? सॉलिड। और सॉलिड कंपाउंड जो होते हैं उनका अरेंजमेंट अच्छा होता है। कैसा होता है? अच्छा। हम ऐसा बोल सकते हैं वेल अरेंज होती है। सॉलिड कैसी होती है? वेल अरेंज। ऐसे उनके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अच्छे से अरेंज करके रहेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, बराबर। चलो, तो होगा ये कि भाई ये अच्छे से ऐसे अरेंज करके रहते हैं पार्टिकल। क्लियर? तो ये ध्यान रखें कि भाई ये अच्छे से अरेंज होके रहते हैं, सभी जो इसके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो। क्लियर? कितना भी अच्छे से अरेंज क्यों ना हो जाए, उसमें वॉइड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? वॉइड्स। हम कितना भी पास क्यों ना बैठ जाए, जगह रह जाती है। समझे कि नहीं? पैकिंग कितना भी क्लोज क्यों ना किया जाए, उसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस बच ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वेल अरेंज होते हैं, फिर भी इनके बीच में स्पेस रह जाती है। क्या रह जाती है? स्पेस। और जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहती है उसको इंटरफेशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेशियल स्पेस। समझे कि नहीं? मतलब अगर 2 बैठे हैं, इनके बीच में स्पेस है, तो ये इंटरफेशियल स्पेस है। समझ गए? आप 3 लोग बैठे हो, फिर भी आपके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? इंटरफेशियल स्पेस। अब होगा ये कि इनकी जो साइज है उनसे छोटी साइज के, कैसे?
छोटी, मतलब इनकी साइज से बहुत छोटी साइज के जो होते हैं, मान लो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है डी, और हम लेते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन। इनकी साइज छोटी होती है, ये सब कैसे छोटे छोटे साइज के एटम्स हैं, बराबर। और इनके सामने मान लो ये हमारे पास Fe है, क्या है? Fe है ना, आयरन। तो Fe की बाहर की जो ऑर्बिट होगी वो 4s होगी, क्या होगी? 4s। तो इनकी बाहर की होगी वो 2p होगी, ये तो समझते हो ना। तो वो साइज में बड़ा होगा, ये इसकी साइज छोटी। तो क्या होगा कि भाई ये जो लोग हैं इसकी इंटरफेसियल स्पेस में आके यहाँ पे बैठ जाएंगे बीच में, समझ गए। लेकिन कोई फिक्स स्टोकियोमेट्री नहीं होती, स्टोकियोमेट्री फिक्स नहीं होती। इसका मतलब समझना, ऐसा नहीं है कि भाई 1:1 का या 1:2 का रेशियो होगा। ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट में यहाँ पे आके बैठेंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट समझते हो कि नहीं समझते? मतलब कोई मोल रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे तो क्या होता है कि भाई फिक्स होता है कि भाई इतने के सामने इतना चाहिए, तो उसको स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी ज़्यादा आके बैठ जाते हैं, कभी कम। मान लो कि यहाँ पे 2 है, इसके बदले ये खाली है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऊपरा ऊपरी 2 आ गए, वैसे। तो इसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं कि जहाँ पे कोई ऐसे फाइनलाइज नहीं किया गया है कि भाई इतने Fe के सामने इतना कार्बन होगा ही होगा। क्लियर? कुछ भी अमाउंट में हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मतलब जहाँ पे स्टोकियोमेट्री फिक्स नहीं होती है। क्लियर? मतलब मोल रेशियो उनका फिक्स नहीं है कुछ। अब देखो अपना मान लो कि भाई H2O है, तो ये स्टोकियोमेट्रिक है, कैसा? तो भाई 2:1 ये रेशियो फिक्स है। यहाँ पे ऐसे कोई फिक्स नहीं होता रेशियो। क्लियर? अब होता ये है कि ये जो छोटे पार्टिकल है, इनके आने से इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है? अच्छा है। वैसे हम देखें आयरन, अगर प्योर आयरन है तो उसका रस्टिंग होता है। क्या होता है? अगर उसको एयर में या फिर खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दे तो रस्टिंग होता है। रस्टिंग समझते हो ना? हाँ, काट लगता है उसको। लेकिन जब इसके अंदर ये आ जाते हैं इंटरफेसियल पार्टिकल, तो फिर वो एंटी रस्टिंग बन जाता है, फिर उसका रस्टिंग नहीं होता। वैसे लोहा देखें, अगर आयरन को देखा जाए तो इतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता है। होता है स्ट्रांग, ऐसे नहीं होता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मतलब जेसीबी में काम ले सके हम उसको डायरेक्टली। जेसीबी समझते हो ना? ये रोड वगैरह तोड़ने का आता है, वो जेसीबी ऐसे ट्रंक होती है उसकी, सीधा ऐसे डाल के रोड तोड़ देते हैं। तो उसमें कोई प्योर आयरन नहीं होता है। अगर प्योर आयरन होता तो क्या होता कि जैसे वो रोड को ऐसे तोड़ने जाता है ना, तो उसकी ट्रंक ऐसे हो जाती। मान लो रोड को तोड़ने के लिए वैसे खींचेगा ना, तो उसकी ट्रंक ही ऐसी हो जाएगी, क्योंकि प्योर आयरन सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? अब उसके अंदर ये कार्बन वगैरह डाल के उसको हार्डनेस लाई जाती है उसके अंदर, डायमंड के माफिक। किसके माफिक? सबसे हार्ड डायमंड होता है। क्या होता है? समझे कि नहीं? इतना हार्ड होता है कि पत्थर को भी चीर देता है। डायमंड इतना हार्ड होता है कि पत्थर को भी चीर। हम ये सिरोई वगैरह जाते हैं ना, तो ये जो सब टनल आती है, हाँ, तो वो टनल के अंदर पूरे पहाड़ को चीर के टनल बनाई है। तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं डिवाइस, उसके आगे डायमंड लगा होता है, और डायमंड से काटा जाता है पत्थर को। पता है कि नहीं? हीरा कणी बोलते हैं उसको गुजराती में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। क्लियर? उससे डायमंड को काटा, मतलब डायमंड से पत्थर काट सकते हैं, इतना हार्ड होता है डायमंड। क्लियर? तो इसको डायमंड के माफिक हार्ड बनाया जाता है। और डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का। तो हमने क्या किया? Fe के अंदर क्या डाल दिया? कार्बन डाला, मतलब गया ऐसे ही समझ लो, इंटरफेसियल कंपाउंड बनने की वजह से। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, समझेगी नहीं, जैसे उसकी हार्डनेस, वो सब चेंज होता रहता है। समझे? वो ज़्यादा ऐसे ज़्यादा मजबूत बनता है। क्या बोलते हैं उसको? डक्टाइल के ऐसा कुछ लिखा है वो, DUCTIYLE। डक्टाइल क्या होता है? क्या? वायर बना ऐसा, उसको डक्टाइल बोलते हैं। ओके, हार्डनेस और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। फिर डक्टाइल का मतलब यह है कि अपनी कंडक्टिविटी बरकरार रखता है। वो क्या बरकरार रखता है? कंडक्टिविटी। समझे कि नहीं? अगर वायर में यूज हो रहा होगा तो यही मतलब निकलेगा। क्लियर?
कंडक्टिविटी में इतना चेंज नहीं होता, ऐसा थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही होगा, ऐसा नहीं कंडक्टिविटी वो की वो रहेगी, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन वो कंडक्टिविटी को रिटेन कर लेता है। क्या कर लेता है? कंडक्टिविटी को रिटेन कर लेता है। दूसरा फायदा ये होता है कि इनर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? इनर्ट। वैसे तो क्या है कि अगर Fe है ना, तो वो एनवायरनमेंट के वाटर के साथ, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी क्या बोलते हैं, स्मोक, भेज को क्या बोलते हैं, फॉग, उसके साथ क्या रिएक्ट करता रहता है और रस्टिंग होता रहता है। लेकिन अगर उसके अंदर ये आ गया इंटरफेशियल एटम्स, तो फिर वो इनर्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? इनर्ट। फिर वो किसी के साथ रिएक्ट करने की सोचेगा नहीं, समझेगी नहीं, मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है मतलब इंटरफेशियल कंपाउंड बनने के बाद। अपनी कंडक्टिविटी को वो रिटेन कर लेते हैं, हार्डनेस वगैरह इसमें डायमंड की माफिक बढ़ जाती है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होता है और इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? केमिकल बॉन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ वान डेर वाल्स अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, बाकी इनके बीच में कोई भी कोवैलेंट या फिर आयोनिक या फिर कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट ऐसी कोई भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली है। क्लियर? समझ में आया इंटरफेशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो यही होता है कि भाई डी ब्लॉक की जो मेटल है वो वैसे तो वेल अरेंज होती है, लेकिन उनके अंदर इंटरफेशियल स्पेस होती है और इंटरफेशियल स्पेस के अंदर जो भी स्मॉल साइज़ के हैं, मतलब उनकी साइज़ और किसी और की साइज़ में ज़्यादा डिफरेंट है, तो वैसे छोटे पार्टिकल जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन, अगर हाइड्रोजन अंदर आएगा तो हम उसे हाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्राइड। बोरॉन आया तो बोराइड कहेंगे, नाइट्रोजन आया तो नाइट्राइड और कार्बन आएगा तो कार्बाइड के नाम से जानते हैं। वैसे इंटरफेशियल कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरफेशियल कंपाउंड के बनने से जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है? चेंजेस आता रहता है। उसकी हार्डनेस, उसकी क्या बोलते हैं, डक्टाइल, कंडक्टिविटी वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्लियर? वो अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। क्लियर? क्या क्या बदलाव आते हैं? तो हार्डनेस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी रिटेन करता है, लेकिन पेरेंट मेटल जितनी तो नहीं आएगी। पेरेंट मेटल समझते हो? मतलब Fe जो था वो पेरेंट मेटल था और अब Fe के अंदर कार्बन लग गया तो कंडक्टिविटी रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, डिपेंड्स करता है कि वो कैसा बना। और तीसरा मेन चीज़ है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, वो इनर्ट बनने की तरफ जाएगा। और चौथी एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं और यहाँ पे इंटरफेशियल एटम और पेरेंट मेटल के बीच में कोई भी टाइप की कोई केमिकल बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती। अगर नहीं लिखे ये सेंटेंस तो आप बुक में ऐड कर देना, जो सेंटेंस मैंने बाहर से बताए। क्लियर? और इंटरफेशियल कंपाउंड बनाने के लिए हम 4 एटम ही यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन। इसके अलावा कोई एटम यूज़ नहीं करना है हमें, इन चारों के सिवा कोई भी यूज़ नहीं करना है। क्लियर? तो ये ध्यान रखें। क्या? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। क्लियर? उसके अंदर चेंजेस होती है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्योर मेटल के मुकाबले। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। आ गया समझ में? तो ये थियरी 2021 के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगी, है ना। 3 मार्क्स में आ सकता है थियरी कि इंटरफेशियल कंपाउंड एक्सप्लेन करें, है ना। तो जो भी बुक में लिखा है अकॉर्डिंग टू NCERT वही हमें लिखना होता है। मैंने जो भी था वो समझा दिया बराबर। एक MCQ पूछ रहा हूँ, चलो यहाँ से कौन आंसर देता है? क्या नहीं निकला बेटा? ये इंटरफेशियल कंपाउंड है,
तो आपको किसी ने टिक नहीं करवाया अच्छे से, बाकी इंटरफेशियल कंपाउंड है, नहीं निकला है बोर्ड में से और आएगा भी सही है। तो शायद ऐसा हो गया कि जो निकल गया होगा वो आपने टिक कर दिया है और जो रह गया होगा वो निकल गया, समझ ले। ऊपर जो एडवाइस दिया था वो आपने देखा नहीं। गलती हो सकती है ऐसा कभी कभार। मैं एक बार क्या हुआ कि मेरे को जो पैसे लेने के थे वो मैं दे के आया, जो देने के थे वो दिया नहीं, ऐसा हो गया था। तो हो सकता है, क्लियर, समझिए ना। मेरे को लेने के थे, मैं गलती से दे के आ गया। हाँ, एक एमसीक्यू पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, इसके जो फार्मूला बनते हैं वो बिल्कुल नॉन स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई TiH 1.7 बराबर, समझ, कुछ भी हो सकता है कि भाई Fe 0.98 N बराबर। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि इसके जो भी फार्मूला हो वो बिल्कुल अच्छे ही हो, क्लियर। फिर ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे बकरी, बकरी, समझे। फिर ऐसे VN, इसमें कुछ भी हो सकता है कि भाई ये 1.1 हो। फिर फैन, तो इसके अलग अलग टाइप के फार्मूला बन सकते हैं। आप कुछ भी लिख दोगे डी ब्लॉक के साथ, सही हो जाएगा वो। डी ब्लॉक की कोई भी मेटल लेनी है, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन, इसमें से कोई भी अटैच कर देना है, जो मन पड़े वो नंबर लिख देना। हाँ, बड़े बड़े नंबर मत लिखना प्रवीण सिंह के जैसे, समझे कि नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा जोश में आ जाए, CR 256.8 और B 911.3, तो इतना भी जोश अच्छा नहीं है। 1.52 बस ये लिमिट है हमारी, इससे ऊपर नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 तो हद हो गई, समझ गए। फिर ये FeC2 है ना, फैक्ट 2, तो इसको देख के फिर फेंकना चालू मत कर देना, ये आएगा फैक्ट 2 तो क्या अब तो हम फेंकेंगे, चलो, समझे कि नहीं। तो एक लिमिट में रह के लिखना है, उससे ऊपर जाके नहीं लिखना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, MCQ यहाँ से एक बन सकता है, एक ही MCQ बनने की संभावना है, वो बना के दिखा देता हूँ आपको। Which compound is not interfacial compound? Cr 0.9N मतलब Cr 0.89N, Ti 1.8H, Fe 0.98O, फिर है VH 1.5। चलो, कौन सा कंपाउंड इंटरफेशियल कंपाउंड नहीं है? C। कैसे पता चला? ऑक्सीजन। हमें ध्यान रखना है आंची नोबिता, क्या ध्यान रखना है? आंची नोबिता। अगर ये है तो ही हम उसे इंटरफेशियल कंपाउंड कहते हैं। ऑक्सीजन इंटरफेशियल कंपाउंड में अलाउड नहीं है, क्लियर। बाकी तो रस्टिंग भी एक इंटरफेशियल कंपाउंड बन जाता, क्योंकि रस्टिंग क्या होता है? Fe2O3 × XH2, समझे कि नहीं। तो ये आएगा आंसर कि भाई ये इंटरफेशियल कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरफेशियल कंपाउंड। अच्छा MCQ था, है ना। कुछ लोगों को तो मतलब वो तो कमेटी में है, नीट जेई के मेंबर है, उनको पता ही होगा ये MCQ आने वाला है, तो वो लिखेंगे नहीं। बाकी जो भी हमारे आम स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं इस MCQ को। बाकी जो ऑलरेडी मेंबर है, CEO है, चेयरमैन है, क्लियर, वो बेचारे ना लिखें, क्लियर। इस टॉपिक पे से इतना अच्छा MCQ बनाया है मैंने खुद का दिमाग यूज करके। तो आप लोग बैठ के मेरा मुंह देख रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो फिर मैं क्या बोलूं? सही है ना कृष बाबू? बापू नहीं बोला, कृष बाबू। पता नहीं मेरे को, એવું है?
हाँ ये तो તમારા કાસ્ટ है ને મોર સાહેબ એટલે મેં કીધું નામ હશે મને યાદ બી નહીં સોગન મમ્મી ની સોગન હાડું બીજી વાર આવું છું મારે એક વાર પહેલા એવું થયેલું हो गया आ गया समझ में। चलो तो ये इंटरफेसियल कंपाउंड ध्यान रखना, कल हम इसी चैप्टर के अंदर नया टॉपिक जो है एलॉय है, क्लियर। फिर ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है या और भी जो भी टॉपिक है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब। क्या